स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी बाय वर्षा पर। तो आज हमारा चैप्टर 10 है क्लास 7 का। ठीक है, क्लास 7 का हमारा चैप्टर 10 है ये। इससे पहले मैंने चैप्टर 9 तक की सभी वीडियोस को अपलोड कर दिया है, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा मैंने क्लास 6 की जो ऑल चैप्टर्स हैं क्लास 6 के, वो भी अपलोड कर दिए हैं। और वो भी आपके न्यू NCERT है उसमें। ठीक है, न्यू NCERT है जो क्लास 6 की, वो उसी के मैंने चैनल पर जो चैप्टर्स है वो अपलोड किए हैं। तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि जो क्वेश्चन होता है एज इट इज़ NCERT से उठा करके पूछा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज़ और कि सिर्फ CTET ही नहीं, आपका अगर अपकमिंग अगर आपका UP TET, ठीक है, अगर आप UTET और रीट, इसके इनमें से कोई सा भी एग्ज़ाम या KVS या जहाँ पर भी NCERT को फॉलो किया जाता है, अगर आप इनमें से मेरी वीडियोस को देखते हैं तो ये आपको ज़रूर हेल्प करेंगी, है ना। क्योंकि जो भी जो मतलब एग्ज़ाम का बेस है, अगर वो NCERT को बनाया जाता है तो एज इट इज़ क्वेश्चन वहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। इसके साथ ही जो सबसे अच्छी वैकेंसी जिसको माना जाता है कौन सी है, वो DSSB है ना, दिल्ली की जो वैकेंसी है उसमें भी मेरी वीडियोस ये बहुत हेल्प करने वाली हैं। ठीक है, एज इट इज़ वहाँ पर भी NCERT से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो बच्चे DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, और उनको NCERT पढ़नी है, तो वो मेरी वीडियोस को ज़रूर देखें, यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो आज का हमारा चैप्टर है विद्युत धारा और इसके प्रभाव। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पहले आप यहाँ पर एक छोटा सा सेटअप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक छोटा सा बिजली मतलब परिपथ को पूरा करने के लिए एक सेटअप लगाया गया है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है विद्युत अवयवों के प्रतीक। ठीक है, तो विद्युत सेल के इसमें एक लंबी रेखा तथा दूसरी छोटी परंतु मोटी समांतर रेखा है। ठीक है, विद्युत सेल में क्या होती है, एक लंबी रेखा होती है और दूसरी छोटी परंतु मोटी समांतर रेखा होती है। और जो क्या होता है, विद्युत सेल में एक धन टर्मिनल तथा एक ऋण टर्मिनल होता है। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धन टर्मिनल को तथा छोटी व मोटी रेखा ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है। तो हमें ध्यान रखना है इस बात का कि जो हमारी जो लंबी रेखा होगी वो किसे दर्शाएगी, धन टर्मिनल को, और छोटी और मोटी जो रेखा होगी वो ऋण टर्मिनल को शो करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस चीज़ का याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है। दो या अधिक सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं, है ना। तो यानी कि अगर हमारे पास दो सेल हैं माइनस प्लस, और इधर भी हमारे पास क्या है, एक सेल है माइनस प्लस, तो अगर हम इसके माइनस को इधर वाले प्लस से और इधर वाले माइनस को इधर वाले प्लस से ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास एक बैटरी, और इससे ज़्यादा अगर हम और भी सेल ऐड करेंगे तो वो क्या बनेगी, हमारी बैटरी बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर यही बताया गया है। और इसके बाद है हमारे विद्युत परिपथ के कुछ अवयव के के प्रतीक, है ना। प्रतीकों को यहाँ पर बताया गया है। जैसे विद्युत सेल है, तो अगर हम जो कोई भी परिपथ को अपना बनाएंगे तो वो वहाँ पर अगर इस तरह की चीज़ें बनी हुई होंगी तो वो क्या है, हमारे विद्युत सेल को शो करेंगी। इसके साथ हमारा ये विद्युत बल्ब है, इस तरह की अगर आपको कोई वहाँ पर इस तरीके से हम जैसे बनाते हैं, और मान लो यहाँ पर आपको क्या है कि इस तरीके से करके कोई मिलाया, तो यानी कि यहाँ पर अंडरस्टूड होगा कि यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, विद्युत बल्ब लगाया हुआ है। इसके बाद आता है स्विच ऑन की स्थिति। अगर आगे जाके इस तरह का हमारा कुछ इस तरह का सेटअप है और ऐसे करके हमें यहाँ पर दिखाया गया है, तो यहाँ पे हमारा स्विच ऑन की स्थिति है, यानी कि यहाँ पर ये बंद है। और अगर इसी स्विच को, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ करके, अगर यही चीज़ आपकी अगर ऐसे है यहाँ पर और पूरी नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, ये आपका स्विच ऑफ की स्थिति को दिखाता है। ठीक है, इसके बाद है बैटरी। अगर देखो, अगर विद्युत सेल की बात होगी तो क्या होगा कि जो आपका सेल होगा वो खाली सिर्फ ऐसे एक बड़ा सिंबल और एक छोटा सिंबल, और जो बड़ा सिंबल होता है वो प्लस और छोटा सिंबल माइनस को शो करता है। ठीक है, और ऐसे ही अगर बहुत सारी हमारी सेल्स को दिखाया गया, यानी कि बैटरी को लगाया गया है, तो बैटरी के लिए हमें क्या है, ये बहुत सारे बड़े छोटे डंडे बनाने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद है संयोजी तार। और जो पूरे परिपथ में आपको जो सेटअप देखने के लिए मिलेगा, है ना,
मान लो यहाँ पर एक ऐसे बैटरी लगाई हुई है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो पूरा यहाँ पर एक मान लो बल्ब लगा हुआ है और आगे एक स्विच ऑन किया हुआ है और आगे इस तरीके से क्या है कि ये इस चला हुआ है। तो ये पूरा सेटअप जो है, यानी कि ये वाली जो वायरिंग आपको यहाँ पर ऐसे लगी हुई दिख रही है, ये बॉक्स से बना हुआ, ये क्या है, एक संयोजी तार को यहाँ पर ये दर्शाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, मैं आपको एक बार छोटा करके पूरी तरह से दिखा देती हूँ कि यहाँ पर ये इस तरीके से क्या है, अलग अलग विद्युत अवयवों को और उनके प्रतीकों को क्या है यहाँ पर शो किया गया है कि किसको हम कैसे यहाँ पर परिपथ में डिनोट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलौने, टीवी, रिमोट कंट्रोल जैसी कई युक्तों में बैटरी उपयोग की जाती है। वो तो आपको पता ही होगा, टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलौने या टीवी का जो रिमोट होता है, तो आप उसमें जनरली देखते ही होंगे कि 2 सेल को वहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो वो क्या है, अपने आप में एक बैटरी है, क्योंकि वहाँ पर एक से ज़्यादा सेल दो मतलब यूज़ हुई है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर भी दिखाया गया है और यहाँ पे कि प्लस एक माइनस से एक तरफ प्लस है तो दूसरी तरफ माइनस है, और इधर वाला माइनस इधर वाले जो सेल है इसके प्लस से कनेक्टेड है। तो इस तरह से क्या है, तो ये 2 सेल वाली बैटरी है और ये 4 सेल वाली बैटरी है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से अटैच करके ही क्या है, बैटरी को बनाया जाता है। क्योंकि जो सेम अगर हम चार्ज को अगर मिला देंगे तो क्या होगा, वहाँ पर बैटरी नहीं बन पाएंगी, है ना। तो प्लस को प्लस से नहीं मिलाना है हमें, हमें इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव से और इसके नेगेटिव को इसके पॉजिटिव से अटैच करके ही क्या है, हमारी बैटरी बन सकती है, ठीक है। और आप ये देख रहे हैं यहाँ पर अगेन एक सेटअप दिखाया हुआ है यहाँ पर कि ये 2 सेल लगे हुए हैं, ठीक है, ये 2 सेल लगे हुए हैं और इनको इस तरीके से यहाँ पर एक मतलब मेटल की प्लेट्स लगाई हुई हैं, यहाँ पर ऐसे तार बना दिया है और यह माइनस है, यहाँ प्लस है। जो जब इनके आपस में कनेक्ट होते हैं तो क्या होगा, जो हमारी जो विद्युत होगी वो इस तरीके से फ्लो करेगी, ठीक है। इसके बाद 2 या अधिक सेलों की बैटरी बनाने के लिए आप सेल होल्डर बाज़ार से भी खरीद सकते हैं, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसे हम मतलब नहीं है। इसके बाद हमारा आगे है मतलब जो सेल ऊपर जो सेटअप मतलब लगा के दिखाया है, अगर हम प्रैक्टिकली उसको अगर जोड़ेंगे तो वो सेटअप कुछ इस तरीके का बनेगा, बट उसको हम लाइंस के कॉपी में उस परिपथ को हमें शो करना है तो उस सेम परिपथ को हम इस तरीके से शो कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारा बल्ब लगा हुआ है, ये हमारी सेल लगी हुई है, ये हमारा विद्युत बल्ब है, ठीक है, ये हमारा क्या है, विद्युत बल्ब है, और यहाँ पर क्या है, ये स्विच है हमारा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ऑन या ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर जो परिपथ है क्या है, यहाँ पर ये हमारा स्विच ऑफ की स्थिति में है, स्विच ऑफ किया हुआ है, और यहाँ पर जो हमारा दिखाया हुआ था ये जो बंद है ये हमारा स्विच ऑन है, ठीक है। यहाँ पर बस यही दिखाने की कोशिश की गई है। और इसके अलावा बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे तंतु अथवा फिलामेंट कहते हैं, यह तभी दीप्त होता है जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि बल्ब का तंतु टूट जाता है तो वह फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जो बारीक तार होता है उसे क्या कहते हैं बल्ब में, उसे हम कहते हैं फिलामेंट। या तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये वाली लाइन क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके आगे हम चलते हैं क्या कि कुंजी अथवा स्विच को परिपथ में कहीं पर भी लगाया जा सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी पर्टिकुलर एक ही जगह पर लगाना है, जहाँ पर भी आपको सुविधा हो परिपथ में आप उसको कहीं पर भी लगा सकते हैं। जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है तो बैटरी के धन टर्मिनल से बैटरी के ऋण टर्मिनल तक परिपथ पूरा होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे भी मैंने आपको बताया था या फिर हम इसी परिपथ में देख लेंगे, है ना। जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो किया जाएगा तो ये हमारा धन टर्मिनल है, ये माइनस है, तो यहाँ से क्या है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। तो ऋण टर्मिनल तक परिपथ पूरा होता है। परिपथ को तब बंद कहा जाता है तथा सारे परिपथ में तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है ना। अगर वो बंद होगा तो क्या होगा, विद्युत धारा वहाँ प्रवाहित होगी और उसको पूरा परिपथ कहा जाएगा। जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है तो परिपथ अधूरा होता है, तब इसे खुला परिपथ कहते हैं। इस स्थिति में परिपथ के किसी भी भाग में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो स्विच ऑफ की स्थिति में क्या होगा, विद्युत धारा क्या है, परिपथ में जो है वो बहेगी नहीं, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ठीक है। क्या है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है, कि हमें क्या दिया हुआ है।
यहाँ पर एक छोटी सी बात की हुई है कि स्विच ऑन की स्थिति में अधिक समय तक ना रखें, ऐसा करने से सेल अतिशीघ्र दुर्बल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है कि सेल को अधिक देर तक ऑन करके क्यों नहीं रखा जाना चाहिए कि सेल अतिशीघ्र दुर्बल हो सकता है। मल्टीपल वहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए हुए होंगे और आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी, तो आप तभी उसको सही टिक कर सकते हैं। ठीक है, जब किसी, अब हम जो तापीय प्रभाव है उसको यहाँ पर बात बताई गई है तापीय प्रभाव के लिए कि जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं, है ना। यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है कि अगर वह तप्त यानी कि गर्म हमें जैसा फील होता है तो इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है कमरों को गर्म करने अथवा खाना पकाने के उपयोग होने वाले विद्युत तापक, इन सभी में तारों की एक कुंडली होती है। तार की इस कुंडली को विद्युत तापन अवयव अथवा केवल अवयव एलिमेंट कहते हैं। जब इन संधारित्रों को विद्युत मेन से संयोजित करके स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो इनके अवयव तप्त होकर ऊष्मा देने लगते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर मतलब इसको अंगीठी, यहाँ पर खाना पकाने की एक हीटर है या अंगीठी भी हम इसको जनरली नॉर्मल भाषा में बोल देते हैं कई बार, है ना। तो क्या होगा जब इसका सेटअप होगा और जब यहाँ से क्या है विद्युत इसमें प्रवाहित की जाएगी इसके मेन से, तो फिर क्या होगा कि जब ये काफ़ी देर तक गर्म हो जाएगा तो क्या है, गर्म होने के बाद क्या है कि ये हीट देना शुरू कर देगा। कि जो लाइटिंग्स आपको जलती हुई दिखाई दे रही है ये किसकी वजह से है, ये तापीय प्रभाव की वजह से ही है, जो हमने क्या करा है विद्युत की वजह से आई है। ठीक है, किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण उस तार के पदार्थ की धातु जिससे यह बना है लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करता है। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है क्या कि यदि किसी तार में जो उत्पन्न ऊष्मा है वो किस पर निर्भर करती है, उस लंबाई, तार की मोटाई, ठीक है, और वह किस धातु को बना है उन चीज़ों पर। तो हमें क्या याद रखना है कि लंबाई पर और उसकी मोटाई पर, ठीक है, मोटाई पर और पदार्थ की धातु, वह किस धातु का बना है। ठीक है, अतः विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों तथा विभिन्न लंबाई एवं मोटाई के तार उपयोग किए जाते हैं। तो मेन आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि अगर कोई तार में जो उत्पन्न ऊष्मा है उसके लिए वह किस किस कारकों पर निर्भर करता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। या फिर मतलब ये आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें एक और ऐड कर दिया जाएगा, तो इसमें पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा विकल्प गलत है उत्पन्न ऊष्मा को लेकर के तारों में। ठीक है, तो आपने चीज़ें अच्छे से पढ़ी होंगी तो आप उसको सही से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। विद्युत परिपथों को जोड़ने में प्रयोग होने वाले तार संयोजी तार सामान्यतः गर्म नहीं होते। यानी कि जो विद्युत परिपथ में जो हम तार बनाते हैं अपना, जो हमारी वायरिंग यूज़ होती है वो क्या है, गर्म नहीं होते हैं। इसके विपरीत कुछ विद्युत संधारित्रों के अवयव इतने अधिक तप्त हो जाते हैं कि आसानी से दिखाई देते हैं। तो जैसा भी हमने ऊपर ही देखा था जो हीटर लगा हुआ था कि उसमें क्या है, हमें क्योंकि वहाँ पर ऊष्मा हमें चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो तार इस तरीके से गर्म हो जाए जिससे कि हमें वो ऊष्मा दे, तो हमने उस तरह का ही वहाँ पर क्या है तार का प्रयोग किया है जिससे कि वो तप्त दिख रहा है जलने के बाद में। बट सामान्यतः जो परिपथ होते हैं वहाँ पर ऐसे तारों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद है विद्युत बल्ब के तंतु इतने उच्च ताप तक तप्त होते हैं कि दीप्त होकर प्रकाश देना प्रारंभ कर देते हैं। तो आपको जैसे पता ही है कि देखो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये तार है, ये क्या है, इसका फिलामेंट है ना। और ये इतना तेज, इतना दीप्त होता है जब यहाँ से क्या होता है कि जब विद्युत प्रवाहित की जाती है किसी बल्ब में तो ये अच्छी खासा मतलब तप्त हो जाता है, और तप्त होने के बाद में एक ग्लो करता है और क्या करता है, सारी जो रोशनी है पूरे कमरे में फैल जाती है। ठीक है, इस तरीके से भी क्या होता है हमारा जो हमारी जो विद्युत है या जो तापीय प्रभाव है विद्युत का वो इस तरीके से वर्क करता है। हम उसका कई अपने जीवन में बहुत जगह यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक इसके स्त्री यानी कि एक आयरन के बारे में यहाँ पर दिया गया है क्या कि निमज्जन तापक, इमर्शन हीटर, हॉट प्लेट, विद्युत इस्त्री, गीजर, विद्युत केतली, हेयर ड्रायर जैसे विद्युत संधारित्रों में अवयव के ऊपर आवरण होता है ना। तो जैसे आप ये देख ही रहे होंगे कि ये मतलब इस तरह का कुछ होता यहाँ पर होता है कि आपने देखा होगा जब आप प्रेस करते हैं तो इसके अंदर ही ऐसे ऐसे तार लगे हुए रहते हैं,
ऐसे ऐसे ये प्लेट सी लगी हुई रहती है। तो ये प्लेट क्या होती है, जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो धीरे धीरे ये प्लेट क्या है, अच्छी तरह से गर्म होती है। जब ये गर्म होती है और यहाँ पर जो हमारी चिकनी सरफेस वाला जो एक मेटल लगा हुआ रहता है जिसे हम अपने कपड़े के ऊपर चलाते हैं, तो क्योंकि ये गर्म हो रहा है तो उसकी वजह से ये वाली सरफेस भी गर्म होती है। और तो हम क्या होता है, ईज़िली हम अपनी जो कपड़ों की जो क्रीज़ हैं उनको खोल पाते हैं आयरन की हेल्प से। तो इस तरीके से इन सभी में भी, जैसे वो गीज़र है, केतली हो गई, हेयर ड्रायर हो गया, तो इन सभी में कहीं ना कहीं इस तरह का ही जो सेटअप है वो लगाया जाता है, जिससे चीज़ों को आगे हम गर्म कर सकते हैं अपने यूज़ के हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। फिर इसके बाद यहाँ पर एक और, यहाँ पर इन्होंने एक बात बोली है कि प्रकाश उत्पन्न करने के लिए तापदीप्त बल्ब का प्राय उपयोग होता है, लेकिन यह ऊष्मा भी देता है। इसका अर्थ यह है कि प्रयुक्त विद्युत का एक भाग ऊष्मा उत्पन्न करने में व्यय होता है। यह वांछनीय नहीं है क्योंकि इसमें विद्युत की क्षति होती है। प्रतिदीप नलिकाएं यानी कि फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट, फ्लोरोसेंट का मतलब इस तरह की जो ट्यूबलाइट्स होती हैं, तथा सन्निहित प्रदीप्त लैंप यानी कि CFLs, इनसे बेहतर दक्ष प्रकाश स्रोत है। आजकल प्रकाश उत्सर्जक डायोड LED बल्ब का उपयोग बढ़ रहा है। ठीक है, तो एक निश्चित तीव्रता का प्रकाश उत्पन्न करने के लिए तापदीप्त बल्बों, प्रतिदीप्त नलिकाओं तथा सन्निहित प्रतिदीप्त लैंपों की तुलना में LED बल्ब विद्युत का कम उपयोग करते हैं। इस प्रकार LED बल्ब बहुत ही विद्युत दक्ष हैं और इसलिए इन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। तो यहाँ पर ये आपको बताया गया है कि क्या होता है कि जब तापदीप्त बल्ब होते हैं उसमें जो ऊष्मा निकलती है उसकी वजह से काफ़ी जो भाग है वो विद्युत का वो व्यय हो जाता है। तो हम उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट आती थी इस तरीके से, फिर CFLs आने लग गई और उसके बाद अब क्या है, LED बल्ब्स आने लगे हैं। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है कि बहुत ही विद्युत दक्ष होते हैं, यानी कि बहुत ही कम अमाउंट ऐसा होता है जो लॉस में जाता है। अदरवाइज़ तो सारा जो हमें जिस तरीके से भी यूटिलाइज होना है उस लाइट को जलने में वो वहीं पर यूज़ होता है, यानी कि बिजली का खर्च भी क्या होता है इसमें कम हो जाता है, क्योंकि जो विद्युत का व्यय है वो भी कम हो जाता है, इसलिए बिजली का खर्च भी LED में कम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ऐसे विद्युत साधित तथा गैजेट को प्रयोग करने की सलाह दी जाती है जो विद्युत दक्ष हों। भारतीय मानक ब्यूरो नई दिल्ली उत्पादों को मानक चिन्ह प्रदान करता है जिसे मार्क कहते हैं, जो कि उत्पादों पर दिए गए विनिर्देशों की अनुरूपता का आश्वासन देता है। प्रतिदीप नलिकाओं तथा CFL के पारे का वाष्प होता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो प्रतिदीप नलिकाएं होती हैं उसमें और जो CFL होता है उसमें क्या होता है, पारे का वाष्प होता है। तो यहाँ पर से अगेन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो CFL या प्रतिदीप नलिकाएं होती हैं उसमें जो भरा हुआ होता है वो क्या है, वो पारे का वाष्प है, जो कि क्या होता है, विषैला होता है। अतः खराब प्रतिदीप नलिकाओं तथा CFL का निपटारा सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि मान लो कोई ट्यूबलाइट है तो उसमें सबसे पहले चीज़ क्या है कि पारे की वाष्प होती है और यह बहुत विषैला होता है। तो मतलब ख़राब होने के बाद क्या है, हमें इसको बहुत ही ध्यान से मतलब यूज़ करना या फेंकना चाहिए, जिससे कि क्या हो कि जो विषैला पदार्थ है वो किसी के पास तक ना जा सके, या फिर मतलब कई बार हाथ में टच हो करके वो किसी के मुंह वगैरह में ना चला जाए, नहीं तो उसकी मौत भी हो सकती है, या बच्चे से दूर रखा जाए। तो यहाँ पर ये बात बोली गई है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर विद्युत संयंत्रों में प्रयोग होने वाले फ्यूज़ यहाँ पर दिखाया गया है। एक ये फ्यूज़ आ रखा है यहाँ पर, ये इसका जो चित्र है ना। हम इसको जनरली यूज़ करते हैं अपने घरों में, कटआउट्स भी हम बोलते हैं इनको। बट क्या है कि आजकल इनकी जगह दूसरी चीज़ें भी आने लगी हैं। अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में, तब हम देखते हैं कि क्या बताया गया है। कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों से जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब वे शीघ्र ही पिघलकर टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है। तो क्या होता है कि कुछ विशेष पदार्थों के जो बने तार होते हैं, अगर उनमें अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगा, वो अपने आप ही पिघल कर क्या है, टूट जाते हैं। तो ऐसे तारों का यूज़ किस में किया जाता है, विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आता है कि तारों की जब विद्युत धारा प्रवाहित होने पर अगर कोई चीज़ शीघ्र पिघलकर टूट जाती है तो उसका प्रयोग हम किस तरीके से करेंगे, विद्युत फ्यूज़ के रूप में करेंगे। सभी भवनों में प्रत्येक विद्युत परिपथ में फ्यूज़ लगाए जाते हैं। प्रत्येक विद्युत परिपथ में से प्रवाहित की जा सकने वाली विद्युत धारा की कोई अधिकतम सीमा होती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि मतलब हम उसको हर तार का अपना एक मतलब टेम्परेचर होता है कि उस टेम्परेचर हाईएस्ट टेम्परेचर तक जाने के बाद में क्या होगा,
वो टूट जाएगा। ऐसा नहीं है, सबका सेम नहीं होता है, हर तार का जो क्या होता है अलग अलग जो टूटने का या फिर उनकी अपनी एक मैक्सिमम सीमा होती है, ठीक है, जिसे उसमें से सुरक्षापूर्वक प्रवाहित किया जा सकता है। यदि किसी दुर्घटनावश विद्युत धारा का मान इस सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाता है तो तार अति तप्त हो सकते हैं, जिससे आग लग सकती है। यदि परिपथ में उचित फ्यूज लगा है तो यह पिघल जाएगा, जिससे परिपथ टूट जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मान लो कोई यहाँ पर इस तरह का तार अगर लगा दिया जाए जो टूटे ही ना, मतलब बस वो हीट उसको मिलती रहे और वो बिल्कुल तप्त हो जाए, तो क्या होगा कि वहाँ पर आग भी लग सकती है। तो हमें अच्छे कटआउट्स का यूज़ करना चाहिए, अच्छे फ्यूज़ेस का यूज़ करना चाहिए, जो थोड़ी भी अगर बिजली या विद्युत की मात्रा ज़्यादा होने पर वो तुरंत पिघलकर टूट जाए। अतः फ्यूज सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के फ्यूज उपयोग किए जाते हैं। तो जहाँ पर जिस तरह की भी ज़रूरत होती है वहाँ पर उसी ज़रूरत के हिसाब से क्या है वो फ्यूज तार का उपयोग कर लिया जाता है। तो अभी देखिए कुछ अब इस तरह के भी फ्यूज़ आने लगे हैं, विद्युत फ्यूज़ और फ्यूज़ होल्डर। आपने इसमें ये देखा होगा आपने, जो छोटी छोटी चीज़ें आती हैं जैसे CFL वगैरह या फिर और भी बहुत सारे मतलब इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिनके अंदर आपने इनको लगा हुआ देखा होगा। अगर आपने आपने आपके घर में किसी ने खोली होंगी छोटी चीज़ें, है ना, तो आप ये ऐसे छोटे छोटे फ्यूज़ को वहाँ पर देख सकते हैं। और जब ये फ्यूज़ हो जाते हैं तो अंदर से क्या होता है, ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है, हाँ, ये है कि आजकल फ्यूज़ के स्थान पर लघु परिपथ विच्छेदक यानी कि इन्हें कहते हैं मिनिमम सर्किट बोर्ड्स कहते हैं इनको, का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है तो ये स्विच होते हैं जो स्वतः ही ऑफ हो जाते हैं। आप इन्हें फिर से ऑन कर दें तो परिपथ पुनः पूरा हो जाता है। डब्बे पर ये भी ISI चिन्ह अवश्य देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये चिन्ह है, अगर इसको देख करके ही आपको लेना है, जो ये बताएगा कि ये बेस्ट क्वालिटी का है और इससे आपकी जो परिपथ है मतलब वो ख़राब नहीं होगा, मतलब जो आपके घर की वायरिंग है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आग वगैरह नहीं लगेगी, है ना। तो क्या होता है कि अगर इसमें ज़्यादा विद्युत चली जाती है तो ये अपने आप क्या है नीचे गिर जाते हैं, है ना। और अगर हम उनको वापस ऊपर उठा दें तो क्या है कि वापस से जो परिपथ है वो हमारा पूरा हो जाता है और पूरे घर की लाइट आ जाती है। और आजकल मोस्टली सभी घरों में यही चल रहे हैं और आपके घरों में भी होंगे, तो आपने इनको देखा भी होगा। तो और अब चीज़ों को यहाँ से आप रिलेट भी कर सकते हैं, है ना, कि किस तरीके से ये वर्क करता है और ये क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अभी हमने तापीय प्रभाव देखा था, अब हम क्या देखेंगे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, सुई यहाँ पर देखो कि एक सेटअप यहाँ पर सेल लगाया हुआ है, यहाँ स्विच है या बल्ब है, और यहाँ पर एक डब्बी में क्या है कि एक यहाँ पर सुई को रखा हुआ है, और जब विद्युत यहाँ से प्रवाहित की जाती है तो किस तरीके से जो सुई है यहाँ पर ये कोयल को भी ऐसे ऐसे फोल्ड किया हुआ है ना, तो वो किस तरीके से काम वहाँ पर कर रही है, ठीक है। चुंबकीय सुई एक लघु चुंबक होती है जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। जब हम कोई चुंबक इसके निकट लाते हैं तो सुई विक्षेपित हो जाती है। जब चुंबकीय सुई के निकट रखे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब भी सुई विक्षेपित होती है। तो क्या कहने का मतलब है, यहाँ पर वही है जो भी मैं बता रही थी कि अगर चुंबकीय सुई वहाँ पर रखी हुई है और वहाँ पर क्या है विद्युत धारा प्रवाहित करी जाए तो क्या होगी, सुई विक्षेपित होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड है जिन्होंने इस चीज़ की पता लगाया था, चुंबकीय विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है इन्हीं साइंटिस्ट की वजह से क्या है पता लगाया गया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव के बारे में किसने बताया, हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने। इसके बाद देखो यहाँ पर वही चीज़ दी गई है कि हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड नामक वैज्ञानिक हैं। वे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह देखा कि जब भी किसी तार की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। अतः जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। वास्तव में विद्युत धारा का उपयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है। तो जो विद्युत धारा का प्रयोग है वो किस में किया जाता है, चुंबकों निर्माण में भी किया जाता है,
ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक विद्युत चुंबक। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा एक क्रियाकलाप दिया गया है, हम इसकी हेल्प मत से पढ़ेंगे, चीज़ें बताएंगे, समझेंगे कि क्या है ये और कैसे काम करता है। कि लोहे की लगभग 6 से 10 सेंटीमीटर की एक कील ली है हमने, यहाँ पर जैसे कि दिखाया गया है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ जिससे कि आप थ्योरी के साथ साथ डायग्राम से भी चीज़ों को समझ सको। लोहे की कील 6 से 10 सेंटीमीटर लंबी एक कील तथा लगभग 75 सेंटीमीटर लंबे विद्युत रोधी प्लास्टिक अथवा कपड़े से ढका हुआ तथा इनाम में लेपित लचीला तार लीजिए। यहाँ पर क्या है कि एक यहाँ पर कील ली हुई है, ठीक है, और क्या है कि विद्युत रोधी कपड़े से ढका हुआ क्या है, हमने एक तार लिया है लचीला। इस तार को कुंडली के रूप में कील पर कसकर लपेटिए। और यहाँ पर हमने क्या किया है, इस तार को क्या है यहाँ पर इस तरीके से कसकर लपेट दिया है। तार के स्वतंत्र सिरों को किसी स्विच से होते हुए एक विद्युत सेल से संयोजित करिए। और हमने क्या करा है, यहाँ से इस तार को इस तरीके से यहाँ पे और यहाँ से ऐसे क्या है यहाँ पे इस बैटरी से सेल से कनेक्ट कर दिया है। कुछ पिन इस कील के सिरे पर अथवा इसके निकट लाइए। जब स्विच ऑन कीजिए और देखिए क्या होता है, क्या पिन की नोक से चिपकते हैं। स्विच ऑफ कीजिए, क्या पिन अब भी कील के सिर से चिपकते हैं। तो आप जब देखेंगे तो यहाँ पर देखो परिपथ क्या है आपका बंद है, क्लोज है पूरा। तो क्या है सारी जो पिन यहाँ पर रखी हुई थी आकर के उससे चिपक गई हैं, ठीक है, विद्युत चुंबक के प्रभाव की वजह से। ठीक है, तो उपरोक्त क्रियाकलाप में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जब विद्युत धारा का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबकत्व सामान्यतः नष्ट हो जाता है। इस प्रकार की कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबकों को अति प्रबल बनाया जा सकता है ना। तो क्या है कि इस तरह के सेटअप की हेल्प से क्या है हमने ये चीज़ समझ लिया कि विद्युत चुंबक को क्या है बनाया जा सकता है कि जो कुंडली है अगर वहाँ पे कोई चुंबक नष्ट हो जाता है तो कुंडली को विद्युत चुंबक वो मतलब उसके लिए है कि अगर हमारा ऑफ होगा परिपथ ऑफ होगा तो वहाँ पर नहीं होगा। अगर हम ऑन करेंगे तो वो जो हमारी इस तरह की जो सेटअप है कुंडली बनाई हुई है हमने, यहाँ पर जो तार लपेटा है और लोहे की कील यहाँ पर हमने यूज़ किया है, तो क्या है वो एक विद्युत चुंबक की तरह कार्य करेगी। क्रेनों के एक सिरे पर प्राय एक प्रबल विद्युत चुंबक लगा होता है। विद्युत चुंबकों का उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए भी किया जाता है। डॉक्टर दुर्घटनावश आंख में गिरे चुंबकीय पदार्थ के छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने में नन्हे विद्युत चुंबकों का उपयोग करते हैं। बहुत से खिलौनों के भीतर भी विद्युत चुंबक लगे होते हैं। तो यहाँ पर ये बताया हुआ है कि किस तरीके से विद्युत चुंबक का यूज़ जो है हम अपने व्यवहार में करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि मतलब जो विद्युत चुंबक का प्रयोग है वो किस किस रूप में होता है। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी क्या विद्युत घंटी, और यह बस आपके सिर्फ पढ़ने के लिए। विद्युत घंटी में क्या है एक विद्युत चुंबक लगा होता है, क्वेश्चन सिर्फ यही आएगा, बाकी सिर्फ ये पढ़ने के लिए है कि ये काम कैसे करता है। एक विद्युत घंटी का विद्युत परिपथ दर्शाया गया है। इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। किस पर लोहे के टुकड़े पर क्या है तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। विद्युत चुंबक के निकट लोहे की एक पत्ती लगी होती है जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा होता है। लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेंच होता है। जब लोहे की पत्ती इस पेंच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है तथा कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिससे वह विद्युत चुंबक बन जाती है। तब यह लोहे की और को अपनी ओर खींचती है। इस प्रक्रिया में पत्ती के सिरे पर जुड़ा हथौड़ा घंटी से टकराता है और ध्वनि उत्पन्न होती है, परंतु जब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचता है तो यह परिपथ को भी तोड़ देता है जिससे कुंडली में विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक छोटा सा सेटअप यहाँ पर विद्युत घंटे का किस तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पर सेल लगा हुआ है और यहाँ पर क्या है ये हमारी दो लगाई गई हैं जिन पर इस तरीके से ये कोई लपेटी हुई है। जब इनके सिरों को आपस में कनेक्ट करके यहाँ पर ऐसे लगाया जाता है और ये यहाँ पर इस तरीके से दूसरे सिरे को यहाँ पर कनेक्ट किया जा रहा है। ये पत्ती है और जैसे ही यहाँ पर स्विच ऑन ऑफ करेंगे हम, ठीक है, तो स्विच ऑन होगा तो क्या होगा कि ये सब चीज़ें आपस में कनेक्ट हो जाएंगी और क्या है ये टन 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 इस तरीके से बजना शुरू हो जाएगी। बट जैसे ही हम इसका क्या करेंगे कि
जो सेटअप है मतलब उसको ऑफ़ कर देंगे, यानी कि जो हमारा स्विच है वो ऑफ हो जाएगा सॉरी। तो क्या होगा, वो परिपथ पूरा नहीं होगा, तो विद्युत घंटी क्या है वहाँ पर वो बजनी रुक जाएगी। अब कुंडली विद्युत चुंबक नहीं होती है, यह लोहे की पत्ती को भी अपनी ओर नहीं खींचती है। लोहे की पत्ती अपनी मूल स्थिति में आकर पुनः संपर्क पेज से स्पर्श करती है, जिससे परिपथ फिर से पूरा हो जाता है। कुंडली से पुनः विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा हथौड़ा पुनः घंटी में टक्कर मारता है। यह प्रक्रिया अति शीघ्रता से दोहराई जाती है। हर बार परिपथ पूरा होने पर हथौड़ा घंटी से टकराता है और इस प्रकार विद्युत घंटी बजती है। अच्छा, आपने कई बार देखा होगा कि बहुत से ऑफिसेज में क्या होता है कि बाहर जो भी मतलब ऑफिस के अंदर बैठा हुआ इंसान है, जब वो इस घंटी को बजाता है तो वो बिल्कुल प्रेस करके रखता है, तो बहुत स्पीड में ही ऐसे ऐसे टन 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 की आवाज़ आती है। पर जैसे ही वो वहाँ से मतलब उसका जो पॉइंट होगा जहाँ से हम उसको मतलब परिपथ पूरा होगा वहाँ से हाथ हटा लेते हैं, तो क्या होगा, विद्युत धारा है वो बहनी बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी घंटी भी बंद हो जाती है, वो फिर बजती नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ क्या है, हमारे चैप्टर फिनिश हो गया है। ठीक है, ये भी हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई है और होपफुली आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा, विद्युत अवयवों को उनके प्रतीकों द्वारा निरूपित करना सुविधाजनक होता है। इनका उपयोग करके किसी विद्युत परिपथ को परिपथ आरेख द्वारा निरूपित किया जा सकता है। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तार तप्त हो जाता है। यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। इस प्रभाव के बहुत से अनुप्रयोग हैं। कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों में से जब उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वे गर्म होने पर पिघल कर टूट जाते हैं। इन पदार्थों का उपयोग विद्युत फ्यूज के निर्माण में किया जाता है, जो विद्युत परिपथों को क्षति तथा आग से बचाते हैं। इसके बाद जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसके बाद है, लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारा वाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक बहुत सी युक्तियों में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। अब हम इससे रिलेटेड छोटी सी एक्सरसाइज देख लेते हैं। यहाँ पर आप ये समझ ही रहे होंगे कि एक सेटअप लगाया हुआ है, यहाँ पर स्विच ऑफ है। ठीक है, इसके बाद हमारे यहाँ पर बैटरी दी गई थी, हम इनको जोड़ना था बैटरी बनाने के लिए, तो प्लस है, फिर माइनस से प्लस, फिर माइनस से प्लस, फिर माइनस से प्लस, फिर इस तरीके से क्या है हमारी बैटरी बन जाएगी। यहाँ पर यह हमें पूछा गया था क्या ये सही है, नहीं ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस प्लस आपस में कनेक्टेड है, जो जिससे क्या होगा, हमारा परिपथ पूरा नहीं होगा। हमेशा अपोजिट चार्ज ही होते हैं अगर हमें विद्युत को प्रवाह करना है, तो इसलिए ये क्या है, सेटअप हमारा गलत है। ठीक है, इसके बाद विद्युत धारा के दो प्रभाव हमने कौन से पढ़े हैं, तापीय और चुंबकीय प्रभाव। इसके बाद आगे हम देखते हैं खाली स्थान, यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं कि विद्युत सेल में प्रत्येक लंबी रेखा क्या है, एक धन टर्मिनल है और दो या अधिक सेलों के संयोजन को हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन करते हैं तो इसका अवयव क्या हो जाता है, रक्त तप्त लाल हो जाता है ना। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को फ्यूज कहते हैं। इसके बाद हमारे सत्य हैं, दो सेलों की बैटरी बनाने के लिए एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे के ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं, नहीं इससे जोड़ते हैं, धन से जोड़ते हैं। जब किसी फ्यूज में से किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह पिघल कर टूट जाता है। हाँ सही बात है, जब फ्यूज वही निश्चित से अधिक होगी तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। इसके बाद विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता, गलत। विद्युत घंटे में विद्युत चुंबक होता है, हाँ होता है। ठीक है, इसके बाद लगभग हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और होपफुली आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी और मैंने समझाने की पूरी बेस्ट कोशिश की है आपको। ठीक है, कि आप चीज़ों को समझ पाए और अपने नोट्स आप अच्छे से बना ही रहे होंगे। नोट्स बनाने की बहुत हेल्प आपको मिलेगी, क्योंकि जब एग्ज़ाम आएगा तो अपने हाथ की लिखी हुई चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि नोट्स ज़रूर बनाएं, नोट्स बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, और आपको जो भी मैं कंटेंट प्रोवाइड करा रही हूँ बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो मतलब आपको यह लगे कि फालतू की कुछ भी चीज़ है। मैंने वही लाइंस मार्क की हैं जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन के आती हैं। ठीक है, और आप प्रीवियस अगर लगा रहे हैं तो आपको इस चीज़ का आंसर मिल रहा होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हमारे चैप्टर ज़्यादा नहीं बचे हैं क्लास 7 के, बस 2-3 चैप्टर ही हो रहे हैं, उसके बाद हमारी क्लास 7 भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।